कि वो कौन लोग लाना चाहते हैं? जो लोग इस देश के अंदर तमाम लोगों के हक हुकूक की हिफाजत चाहते हैं। लेकिन आप लोग और तमाम तहकीकात की जाए और सरकार को भी एक बात आपको बताएं, इससे भी ज्यादा 5 लाख किसान लोगों ने आत्महत्या कर ली इस मुल्क के अंदर। एक सीड बिल है, एनडीए के जमाने से पड़ा हुआ, आज तक नहीं पास हुआ, उसके अंदर बड़ी पेंच है। तो उसको पढ़ के समझ करके इसको ऐसे बिल को मुकम्मल कीजिए, आईपीसी और सीआरपीसी के साथ भी आपको ले चल। मगर साहब, जब गवर्नमेंट के पास जब वो चाहती है तो वो कोई भी बिल पास करा लेती है, कोई सा भी बिल हो, चाहे वो फूड सिक्योरिटी बिल हो, चाहे वो राइट टू एजुकेशन हो, चाहे आरटीआई हो, कुछ भी हो, करा लेती है वो तमाम मुखालफत के बावजूद भी। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की जब चीजें आती हैं, जो एक कम्युनिटी से जुड़ा हुआ मामला होता है, वहां पर जो है वो सरकार की विल पावर या फिर वो जिस पार्टी की सरकार है उसकी विल पावर जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर नजर आती है। ऐसा क्यों? जहां तक कांग्रेस का ताल्लुक है, उसकी विल पावर में कहीं दूर दूर तक ये बात नहीं कि इस बिल को नहीं लाना है। ये तीसरा जी खड़ी है यहाँ, हम मेरा ख्याल है, मैं क्या, हिंदुस्तान की माइनॉरिटी से ताल्लुक रखने वाले जितने भी लोग हैं वो इनके ताल्लुक से एक अपनी राय रखते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, फिरका वाराना फसादात को रोकने में मुसलमान का कोई किरदार नहीं हो सकता ज्यादा। माइनॉरिटी हमेशा माइनॉरिटी होती है और माइनॉरिटी में भी कम्युनलिज्म है, लेकिन माइनॉरिटी के कम्युनलिज्म को आप इक्वेट नहीं कर सकते मेजॉरिटी के कम्युनलिज्म से। अगर मेजॉरिटी कम्युनल हो जाएगी तो देश की बर्बादी यकीनी है। उसके आगे मैं एक बात और बताइए, आप मुजफ्फरनगर की बात की, आपने कहा सब पॉलिटिकल पार्टीज के लोग शामिल थे। सुनिए, अभी मैं पूरी बात बता रहा हूं आपको। मैं इस पर बहस कर चुका हूं। जिन लोगों ने मुस्लिम्स की मीटिंग अटेंड की थी, मैं आज ये बात आपके सामने कहना चाहता हूं। उस मीटिंग में कितने लोग थे? तकरीबन 2000। ठीक। उसके बाद जब ये मीटिंग डिस्पर्स हुई, वहां पर डीएम मौजूद था, उसके सामने तकरीरें हुई हैं। अगर वहां ऐसी कम्युनल तकरीरें हुई थी तो डीएम को फौरन अरेस्ट कर लेना चाहिए था उन लोगों को। ठीक। दूसरी बात ये कि जिन लोगों ने तकरीरें की वहां से लोग डिस्पर्स हुए, उसके बाद कोई वाकया हुआ, कहीं किसी ने किसी का गिरबान पकड़ा, कहीं किसी को मारने का काम किया। उसके बरक्स जो दूसरी मीटिंग हुई, देखिए, जाट और मुसलमान हमेशा से वहां एक रहे हैं, लेकिन ये बदकिस्मती है जो अभी हमारे भाई ने कहा शुरू में कि इसके लिए माहौल बनाया गया। मुजफ्फरनगर में 1-1.5 महीने से माहौल बन रहा था, रोजाना बाकायदा वाकयात हो रहे थे। ठीक। और उसके जरिए से लोगों को भड़काने का काम किया जा रहा था। लेकिन जिस वक्त वो मीटिंग हुई तो बताया था 1 लाख लोग थे। जब वो मीटिंग डिस्पर्स हुई तो वहां क्या पहले डीएम मौजूद थे या नहीं थे मुझे नहीं मालूम, आपको जानकारी होनी चाहिए इसकी। लेकिन उसके बाद जब लोग वहां से डिस्पर्स हुए, हथियार तो पहला एक टीवी का फोटोग्राफर मारा गया और उसके बाद फिर मुसलसल सिलसिला। तो लेकिन मैंने देखा टीवी की बहस, आप जो कह रहे हैं हुकूमत, एक हुकूमत और भी चल रही है इस देश के अंदर है, वो है मीडिया की हुकूमत, कॉर्पोरेट मीडिया, और वो है कॉर्पोरेट मीडिया की हुकूमत। मैं उसकी तरफ आपके ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे ऊपर बहुत इल्जाम लगा रहा है, हमारे एक मौलाना ने कह दिया कि हम मोदी से डराकर मुसलमानों का वोट लेना चाहते हैं। हम तो मोदी पर बात भी नहीं करना चाहते थे, लेकिन हर सुबह शाम में प्रवक्ता हूं, सुबह से 40 अगर फोन आते थे तो उसमें से 39 टेलीफोन मोदी पर रिएक्शन के लिए मांगे जाते थे। तो आप अगर इतना बोलना बंद कर दीजिए, उनको कहो भाई मुझे बोलना ही नहीं है। हमने किया ये कानून पे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इस कानून को देखिए, मीडिया भी एक बड़ा रोल अदा करता है उसके अंदर, और आपका पॉजिटिव रोल जो होगा वो इसमें मदद कर सकता है। जी। 2004 में यूपीए 1 के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में ये वादा देश को किया था कि हम इस तरह का कानून लाएंगे। वो पॉलिटिकल वादा था, इट्स लाइक अ मैनिफेस्टो प्रॉमिस कि हम ये देने वाले हैं आपको। आज तक हमारा सवाल है ये वादा क्यों नहीं पूरा हुआ। हमें ये भी पता है कि लोक आयुक्त का जो बिल है वो 40 साल पार्लियामेंट में पड़ा रहा, ऊपर नीचे होता रहा, वो भी पता है। मगर हमको ये भी पता है कि 2005 में जो यूपीए 1 सरकार ने माहिती अधिकार का कानून जो देश को दिया, जिसकी वजह से उथल पुथल मच गई है, स्कैम्स बाहर आ रहे हैं, सब कुछ, मतलब गवर्नेंस का पूरे पैटर्न जो जमहूरियत में लोगों को होना चाहिए वो आ रहा सामना। मैं मानती हूँ ये उसी तरह का एक जवाबदेह कानून, मतलब प्रशासन और पुलिस को जवाबदेह बनाने का एक कानून का तरीका है। आप 84 के दंगे लीजिए जो ये शहर में हुए, आज भी उनको कितने लोगों को इंसाफ मिला, सिख भाई बहनों को कितने लोगों को मिला है। 92-93 की बात, हम ये पार्टी से बात नहीं, हम ये सिर्फ हुकूमत से बात कर रहे हैं, सब पार्टी से बात कर रहे हैं कि ये जो खराबी हमारे जमहूरियत में आई है कौमी हिंसा को फायदा लेने की, उसके लिए इंस्टीट्यूशनल करेक्शन आप लाइए। चाहे कोई भी पार्टी हो उसको हम खड़ा कर सके कटघरे में।
बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर एक और ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि ज्यादातर बात होती है कि भाई आप जो है वो सेकुलर ताकतों के साथ जाओ, लेकिन जिन सूबों में सेकुलर ताकतों की या फिर सेकुलर पार्टीज की हुकूमत है वहां पर भी दंगे होते हैं। ऐसे में जो वोटर्स है या फिर जो लोग हैं वो किसके ऊपर यकीन करें, इस पर बात करेंगे। एक ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द हाजिर होंगे। ये फारूकी दंत मंजन रोजाना इस्तेमाल कीजिए। आपके दांतों की हिफाजत ये फारूकी दंत मंजन करेगा। जी हाँ, ये मंजन इस्तेमाल करने से आपके मसूड़े मजबूत होंगे, दिन भर ताजगी भरी सांस और आपके दांतों को मोती जैसा सफेद और चमकदार बनाए रखेगा। फारूकी, ये कारखाना जिंदा तिलिस्मात का तैयार करदा। क्या आप कुछ छुपा तो नहीं रहे? प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन, कैश डिपॉजिट, बिग परचेजेस, परचेज ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स। कुछ छुपाइए नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं। आयकर विभाग के नोटिस का इंतजार मत करिए, भरिए अपना एडवांस टैक्स ईमानदारी से इस महीने की 15 तारीख तक और बनिए भागीदार देश की प्रगति में। आज मैं दौड़ूंगा। आज मैं दौड़ूंगी। एक ऐसे इंसान के लिए जो कभी किसी से नहीं डरता था, जो लोहे के बुलंद इरादे रखता था, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक दौड़ा था। आज मैं दौड़ूंगा इतिहास के लिए, भविष्य के लिए, आज के लिए, फिर से जुड़ जाने के लिए। आज मैं दौड़ूंगा सरदार पटेल के लिए, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ या फिर अकेले। आज हम दौड़ेंगे 120 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए। टुडे वी विल रन फॉर यूनिटी। रन फॉर यूनिटी 15 दिसंबर 2013 सरदार पटेल की याद में देश भर में 565 से भी ज्यादा जगह एक साथ होगा 2 किलोमीटर लंबा वॉक एंड रन। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली इस ऐतिहासिक दौड़ का हिस्सा बने। रजिस्ट्रेशन कीजिए www.runforunity.com पर। श्री नरेंद्र मोदी प्रेरित अभियान, उनका संदेश सुनने के लिए डायल करें 08009 A Statue of Unity Movement Initiative। दौड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ईटीवी की नजर। देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। हमारे मसाइल में आज हम बात करें कम्युनल वायलेंस पे। अगर ये बिल आ जाता है तो क्या इससे
जो फिरका वाराना फसादात हैं, जो दंगे होते हैं, उसके ऊपर रोक लगाई जा सकती है। लेकिन सवाल ये भी उठा था कि भाई बहुत सारे ऐसे सूबे हैं जहां पर ऐसी पार्टियों की जो है हुकूमत है जो सेक्युलर हैं, फिर वहां पर भी दंगे होते हैं। ऐसे में लोग जो है वो इससे इंसाफ की उम्मीद करें और कहां पर जो है उनको सिक्योरिटी मिले, ये अहम सवाल है। और जैसे मैंने कहा था कि भाई आप लोग मुजफ्फरनगर जाकर के आए हैं, किस तरह के आपने हालात देखे वहां पर, और मोटे तौर पर यह कहा जा रहा है कि वो सेक्युलर हुकूमत है, वहां पर सेक्युलर पार्टी की हुकूमत है। फिर अगर ऐसे में भी लोग जो है वो सुरक्षित नहीं है, सिक्योर नहीं है, तो फिर कहाँ जाएंगे लोग? वहाँ पे जो हम लोग गए, वहाँ इतने बुरे हालात हैं कि लोग किसी पे अब एक दूसरे पे भरोसा भी नहीं कर पाएंगे शायद। जिसको को भी हम पास गए उसको ये है कि हम वापस नहीं जाएंगे, हमारे साथ इतना हुआ। हम लोगों ने जब बहुत घूमे फिरे हुए तो जब हमारे सामने 8-10 लेडीज ऐसी निकल के आई जिनके साथ गैंगरेप हुआ था। अभी दिसंबर में हम लोग एक केस हुआ था, उसमें निर्भया का कि पूरा देश क्या पूरा वर्ल्ड में ही सब वो हुआ था, लेकिन इस मुजफ्फरनगर में इतना निर्भया शायद पैदा हुई है कि हमें वो नहीं हो सकता। अगर ये बिल पास होता तो क्या इतना कुछ होता। अभी एक लड़की है जिसके साथ 17 लोगों ने रेप किया और उसका एक हाथ और एक पैर काट दिया, जो अभी भी एम्स में हॉस्पिटल में है। यस, तो अगर ये बिल आ जाता तो शायद ये इतना कुछ नहीं होता। तो और वहाँ पर एक युवा नेता से हमारी मुलाकात हुई जो कि वो ये कह रहे थे 1 महीना इस किस्से को नहीं हुआ, उन्होंने कहा कि 700 घर उन्होंने बनवा दिए। कैसे 700 घर उन्होंने बनवा दिए? वहाँ पे सही से देखभाल नहीं हो रही है लोगों की। वहाँ पे सिर्फ नेता जो भी हैं वो सिर्फ बात कर रहे हैं। और मैं तो ये भी कहना चाहूंगी वहाँ पे जो मदरसे वगैरह के लोग हैं, जो जहाँ पे पैसा जा रहा है उसके लिए किसने हिसाब मांगा कि वो पैसा कहाँ कहाँ जा रहा है, कितना पैसा तुम खर्च कर रहे हो इन लोगों पर, कितना फूड में दे रहे हो, कितना इनको कपड़े दे रहे हो। लोग वहाँ पे तरस रहे हैं कपड़ों के लिए, बच्चे रो रहे हैं दूध के लिए। क्या मिल रहा है उन लोगों को? और जहाँ पे वो लोग रह रहे हैं हम 1 घंटा भी खड़ा नहीं हो सकते हैं वहाँ पर। वो हालात हैं। क्या किसी ने अंदर जाके देखा वहाँ पर? जी अब्दुल कमर रमजान साहब, वही बात होगी भाई। अफसोस की बात यही है कि भाई ऐसे मसलों के ऊपर भी सियासत होती है। जो सियासी पार्टियां हैं वो एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाती रहती हैं और जो गैर सियासी संगठन है वो सियासी पार्टियों को ही टारगेट करते हैं। अब बताइए कि ये एक बड़ा सवाल है कि जिन सूबों के अंदर ऐसी पार्टियों की हुकूमत है जो सेकुलर कहलाती हैं, अगर वहां पर भी लोग महफूज नहीं है, वो किसी भी कम्युनिटी के लोग हों, तो फिर वो लोग जाएंगे कहां, किसके ऊपर यकीन करेंगे? लोगों को भी समझना पड़ेगा हालात क्या हैं। आप क्या उत्तर प्रदेश को सेकुलर स्टेट कह रहे हैं? सेकुलर सरकार है। आप ये समझ रहे हैं सांप्रदायिकता का घनघोर अड्डा है वहां। ये अयोध्या और बाबरी मस्जिद ने पूरे राज्य को एक आक्रांत स्थिति में डाल रखा है। जब तक आप नजरियाती लड़ाई नहीं लड़ेंगे, जज्बाती लड़ाई लड़के आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसा ठीक मेरी बहन ने कहा कि सामान तो आ रहा है, लेकिन सामान जा कहां रहा है? जज्बात में कितना सामान आया है जो वहां के लाखों लोगों के लिए काफी है, लेकिन कुछ 4000 लोग भी बड़े सिसक गिरे हैं। उसका कोई हिसाब जाला आने वाला है, उसका कोई हिसाब कोई लेने वाला है? नहीं, कोई नहीं। मैं ये समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार को बिना किसी हीले हवाले के बात करके, बिना राजनीतिक सोच के, और सभी समझ के राजनीतिक दलों के लोग, चाहे वो लेफ्ट पार्टीज के लोग हों, चाहे कांग्रेस के लोग हों, चाहे वो तमाम जन संगठन जो जनता के सवालों से जुड़े हैं, उन सवालों को लेकर के एक बड़ा अभियान वहां चलाना पड़ेगा सांप्रदायिकता के खिलाफ। क्योंकि अब तक हमने दंगे गुजरात के अलावा शहरों में देखे थे। उत्तर प्रदेश में मेरे जैसे राजनीतिक आदमी के लिए जो उत्तर प्रदेश का है, पहली बार मैं देख रहा हूं कि इसका वायरस गांव तक पहुंचा है। वो लोग कुछ जानते भी नहीं है वहां पे दंगे कैसे हुए, ये तो बात समझ में नहीं आई। वो नहीं जानते। ऐसा भी मत समझिए कि लोगों को पता नहीं है। पता सबको है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मेरे जैसे लोगों को भी, राजनीतिक लोगों को, अगर मैं तकरीर कर रहा हूं जनता के बीच में, तो मुझे भी जानना चाहिए कि मुझे कैसी तकरीर करनी चाहिए। अगर मेरे तकरीर से किसी एक धर्म विशेष को अगर नुकसान पहुंचे, मेरी तकरीर से किसी को ठेस पहुंचे, तो मैं नहीं समझता कि ये उचित है। और मैं अपने संवैधानिक अधिकार का दुरुपयोग करूंगा, राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच का मैं दुरुपयोग करूंगा। और इसलिए हम सब की जिम्मेदारी होती है। ये देश बहुत बड़ा, दुनिया में कहां मिलेगा ऐसा देश? सर ये चीज के लोग अरेस्ट हो रहे हैं और बेल हो रही है। सिर्फ आपका लीगल सिस्टम बुरा मत मानिएगा, यह भी जो है फेल हो रहा है।
ये इतनी तारीखें, इतने सवाल, आप तो देख रहे हैं गुजरात के मसलों में कितने साल है। और कहीं ना कहीं अगर मुजफ्फरनगर की बात करें तो वो एक गांव की एक छोटी सी गली से जो है वो किस्सा शुरू हुआ, एक जो है एक को मारा गया। ये है, मेरा ये मानना है, देखिए मैं बात बहुत साफ कहूंगा, बुरा नहीं लगे किसी को। बिल्कुल ठीक है। अगर वहां के उस इलाके के 62 लोगों ने, बड़े बुजुर्गों ने लगातार उस छेड़खानी को रोकने की बात की होती तो शायद ये हालात नहीं सही बात है। जी, आप नहीं होता है। और देखिए एक निर्भया के बारे में परेशान है ना, ठीक, हमारे उन्होंने कहा कि गैंग रेप हुए हैं वहां, उसको देखने की जरूरत है, लेकिन ये भी जरूरत है नौजवान दोस्तों कि सड़क के किनारे लड़कियों के स्कूल पर फप्तियां कसने से अगर हमारी जांबाजी दिखाई देती है तो इसको ये भी इस देश के अंदर ये भी अफसोसनाक है। बिल्कुल जी जी मैम। अनजान साहब ने जो कहा कि आज की तारीख में एक सड़क जिले जिले में एक तहरीक और मुहिम की जरूरत है जो सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ खड़ा हो। मुजफ्फरनगर से ये बात शुरू हो, क्योंकि यहाँ पे वाकया सिर्फ मुजफ्फरनगर नहीं, बागपत, शामली, मेरठ, ये 4 जिले सबसे बड़े इफेक्टेड है। सहारनपुर देवबंद का इलाका भी जो है आता है, यहाँ से मतलब छोड़ दीजिए, ये तहरीक वहां से शुरू हो, मगर तहरीक वहां तक सीमित न रहे, क्योंकि जो सवाल आपने शुरुआत में किया था कि आज हमारे सामने राजनीतिक चॉइस क्या है, तो मैं साफ आपको बता दूं कि चाहे हुकूमत, जैसे इन्होंने कहा, हुकूमत सेक्युलर हो सकती है, मगर स्टेट और आपका प्रशासन अगर कौमी लोगों से, कौमवादी लोगों से भरा हो तो वो प्रशासन बहुत कम चीज कर वो स्टेट कम कर सकता है। आज भी मैं कहती हूं जिम्मेदारी से कि मैं फर्क करूंगी सेक्युलर ताकतों में और फिरका परस्त ताकतों में, और चाहे कितना भी दुख हो हमें ये समझना पड़ेगा कि इस बार हमारा वोट गंवाना नहीं है, क्योंकि हम एक्चुअली फासीवाद के एक्चुअल दौर पे खड़े हैं और ये देश उस तरफ नहीं जा सकता, अथॉरिटेरियन फैसिस्ट टेंडेंसी की तरफ। इसीलिए मैं मानती हूं कि हमारा सिर्फ एक चॉइस है राजनीतिक स्तर पे कि क्या हम फिरका परस्त और फासीवाद की तरफ जाएंगे या क्या हम ये देश और रिपब्लिक को बचाएंगे। नीम अफजल साहब, मैंने कहा था ये पूरा मामला कहीं ना कहीं सियासत से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन जब ऐसे मसलों पर, ऐसे संजीदा मसलों पर सिर्फ सियासत होती है, सिर्फ अपना वोट बैंक देखा जाता है, आपको लगता है वो ज्यादा गंभीर हो जाता है और ऐसे मसलों में जो है इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए? आपको मैं इतना अच्छा आप डिस्कशन कर रहे हैं तो मैं एक और तवज्जो आपकी दिलाना चाहता हूं। मेरा ताल्लुक मीडिया से है, मैं बुनियादी तौर पर मीडिया का आदमी हूं, और आज जो मैं देख रहा हूं उससे मुझे बहुत सख्त तकलीफ होती है। देखिए, सबसे इजी कॉन्स्टिट्यूंसी आप लोगों के लिए भी कौन है? सियासतदान। किसी मजिस्ट्रेट के घर में आप घुस नहीं सकते, इंटरव्यू ले नहीं सकते। एक सियासतदान डर लगता है, वो कहते हैं कि भाई नहीं सरकार नाराज हो जाएगी, इसलिए सुनिए कोई भी पुलिस वाले बात जाते हैं। मैं कैसे बता रहा हूँ आपको, मैं जो बात कह रहा हूँ सही बात, मैजिस्ट्रेट कहा, उन्होंने सुनिए, नहीं कहा। सरकार को चलाने के लिए 3 पिलर्स हैं डेमोक्रेसी। हाँ, बिल्कुल ठीक, 3 इंस्टीट्यूशन है, एक है लेजिस्लेचर, एक है एग्जीक्यूटिव, उसके बाद है जुडिशरी। करप्शन के हवाले से ले लीजिए आप ईमानदारी से बताइए कि सिर्फ इस मुल्क का सियासतदान करप्ट है? क्या एग्जीक्यूटिव में वो करप्शन नहीं है? क्या जुडिशियरी के अंदर उसके अनासिर नहीं पाए जाते? नहीं, बिजनेस। और उसके बाद जो एक 4th स्टेट है जिसका ताल्लुक आपसे है, क्या वो ऐसा ही है? राडिया टेप से हम लोग एक टूटे हुए स्कूटर पर रिपोर्टिंग करते थे, आज रिपोर्टर इधर एम्प्लॉय होता है, अगले चंद महीनों बुराई की क्या बात है भाई? नहीं, मैं जमाना आगे बढ़ रहा है, तरक्की हो रही है, मैं वही मैं कह रहा हूँ, टेप सर, इतना ही कह रही हूँ। मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि और भी इससे पहले भी ये जो देखिए, अब उसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपके लिए आसानी जो है ना सबसे ये है कि आप जिस आदमी से रोज मिल सकते हैं, रोज और उसको जाना भी है 5 साल के बाद वोट लेने के लिए, अकाउंटेबिलिटी है। और जिन लोगों की अकाउंटेबिलिटी 60 साल से पहले है ही नहीं, जिन्हें रिटायरमेंट से पहले कोई कुछ बोल ही नहीं सकता है, और आज आप वहां कोई चेक नहीं है, कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा हूं, अल्टीमेट जिम्मेदारी पॉलिटिशियन पर आएगी चूंकि एग्जीक्यूटिव को हेड वो करता है, लेकिन अगर सिस्टम में नीचे से खराबी है तो उसको दुरुस्त करने के लिए आपका बहुत बड़ा रोल है। आप मुझे बताइए, इंसाफ कितनी देर से क्यों मिलता है? मीडिया का अगर कैमरा मुजफ्फरनगर पे आज भी बना रहता तो शायद ये सब स्टोरीज बाहर निकलती। ये मैं आपको एक छोटी सी मिसाल, आपने कहा बहन ने हमारी, ये उन्होंने इशारा दिया, लड़की है बेचारी, एक बच्ची के मामले को लेकर के पूरा देश खड़ा हो गया, और अभी जो इन्होंने एक मिसाल बताई उस पर मैं चाहता था कि भाई पूरे लोग खड़े हो जाते। और मैं आपको बता दूं, इस मुल्क में कम्युनलिज्म जब खड़ा होगा, जब खत्म होगा, जब हम लोग पीछे रहें और अतुल कुमार अंजान और तीस्ता जैसे लोग आगे खड़े होकर लड़े। और लड़ाई लड़ी है इन्होंने, बहुत लड़ी है,
इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं आज इस लड़ाई में कुछ कमी पाता हूं। जो हमारे यहाँ एक इंटेलिजेंट, जो हमारा इंटेलेक्चुअल तबका था, जिसको आप ये कह सकते हैं उसका ताल्लुक मेजॉरिटी कम्युनिटी से, जब वो अपनी बात कहता है वो बात दिल को लगेगी। हम जिस दिन बोलते हैं तो हम तो मुसलमान होकर के छूट जाते हैं। मैं अगर कांग्रेस पार्टी के प्लेटफॉर्म से कोई बात बोलता हूं तब भी माफ कीजिएगा, मुझे ध्यान रखना पड़ता है कि मेरा नाम मीम अफजल है। जब मैं मोदी के ताल्लुक है कि कहीं इसलिए मैं आपको कहता हूं नाराज ना हो जाए। जो अनजान साहब ने बात की ना, वो बहुत अहम बात है। आप सुनिए, एक जमाना था, और मैं पार्टी से नहीं बोल रही हूँ, पार्टी से एक जमाना था, हमारे बुजुर्ग रहते थे राजनीति में। मैं जब मेरी पत्रकारिता में मैंने कदम रखा, 1983 की बात कर रही हूँ मैं, तो एक कुर्ला, हमारे बंबई में कुर्ला इलाका है, आप शायद पता नहीं हो, वहां पे अक्सर कुछ न कुछ कम्युनल टेंशन होते हैं। वहां पे हमारे पुराने कांग्रेसी थे, राम मनोहर त्रिपाठी जी, जो आप कह रहे थे ना कि सड़क पे उतर के चौखट पे खड़े होके लोगों के आमने सामने बात हो। आज चौखट पे हमारे जैसे पागल खड़े होते हैं जिसके पीछे कोई नहीं रहता, अकेले हम लोग घूम रहे हैं, पत्थर खा रहे हैं, मगर पॉलिटिकल पार्टीज लेफ्ट को छोड़ के कोई नहीं है वहां पे सड़क पे। गुजरात में यही तो ट्रेजेडी थी। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर वक्त हो गया एक और ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो बिल के ऊपर ही कुछ चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सब लोग मिलकर के कैसे प्रेशर बनाए हुकूमत के ऊपर, पार्टियों के ऊपर, ताकि ये बिल जो है आ जाए और फसाद को रोकने में कुछ काम हो सके। ये फारूकी दंत मंजन रोजाना इस्तेमाल कीजिए। आपके दांतों की हिफाजत ये फारूकी दंत मंजन करेगा। जी हाँ, ये मंजन इस्तेमाल करने से आपके मसूड़े मजबूत होंगे, दिन भर ताजगी भरी सांस, और आपके दांतों को मोती जैसा सफेद और चमकदार बनाए रखेगा। फारूकी, ये कारखाना जिंदा तिलिस्मात का तैयार करदा। Developing lifestyles, developing opportunity, developing taste, developing the future, developing trust, developing dreams, developing faith. Amrapali Group, developing India. आज मैं दौड़ूंगा। आज मैं दौड़ूंगी। एक ऐसे इंसान के लिए जो कभी किसी से नहीं डरता था, जो लोहे के बुलंद इरादे रखता था, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक दौड़ा था। आज मैं दौड़ूंगा इतिहास के लिए, भविष्य के लिए, आज के लिए, फिर से जुड़ जाने के लिए। आज मैं दौड़ूंगा सरदार पटेल के लिए, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, या फिर अकेले। आज हम दौड़ेंगे 120 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए। टुडे वी विल रन फॉर यूनिटी। रन फॉर यूनिटी 15 दिसंबर 2013 सरदार पटेल की याद में देश भर में 565 से भी ज्यादा जगह एक साथ होगा। 2 किलोमीटर लंबा वॉक एंड रन। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली इस ऐतिहासिक दौड़ का हिस्सा बने। रजिस्ट्रेशन कीजिए www.runforunity.com पर। श्री नरेंद्र मोदी प्रेरित अभियान, उनका संदेश सुनने के लिए डायल करें 08009 A Statue of Unity Movement Initiative। दौड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत। नैना, काश मैं तुम्हें बता सकता मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। जिंदा तिलिस्मात। हाँ, जिंदा तिलिस्मात। अगर तुम जिंदा तिलिस्मात पे भरोसा करते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम बहुत केयरिंग हो। बुखार, खांसी, जुकाम, सर दर्द, बदन दर्द, जो भी हो, हर मर्ज की दवा। जिंदा तिलिस्मात, बरसों से हमारी सेहत का रखवाला। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात, जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। दुनिया अपडेट, खबरों का नया और अनूठा शो, जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया। जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर। दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान।
तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ETV उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। क्या कम्युनल वायलेंस बिल से जो है वो फिर वाराना फसादात को रोका जा सकता है, इसी पर हम बात कर रहे हैं और आखिरी हिस्से में हम पहुंच गए और अब जानने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं। जी, आपको क्या लगता है इस तरह के जो बिल हैं अगर वो आ जाए तो मुल्क जो है और ज्यादा महफूज रहेगा, सिक्योर रहेंगे यहाँ के लोग और आपस में जो है प्यार मोहब्बत बढ़ेगा, खराब नहीं होगा माहौल? जी जरूर, लेकिन मैं इससे पहले एक सवाल पूछना चाहूंगा, मतलब नीम अफजल साहब से, अतुल अजनान साहब से भी। हमारे पार्लियामेंट में प्रीएम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रीएम्बल है उसमें इंटीग्रिटी की बात कही गई है और ये लोग बिल की बात करते हैं। कांग्रेस ने फूड सिक्योरिटी बिल पास करवा लिया, अभी एक ऑर्डिनेंस आया था जो शायद राहुल गांधी ने फाड़ दिया था, उसके बाद वो ऑर्डिनेंस फेल हो गया। लेकिन ये जो 2011 से कम्युनल बिल आया है, कहानी कुछ और है जी, कम्युनल बिल आया है वो अभी तक पास नहीं हो पा रहा है और वो इसमें कांग्रेस की भी नियत पे शक है। बिल्कुल शक है जी। और अतुल अजनान साहब जो कह रहे हैं कि इन्होंने काफी लड़ाइयां लड़ी है, अभी हमारी इंटीग्रिटी की बात होती है तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम ऑफ स्पीच में भी ये कहता है कि अगर कोई भी हमारी अखंडता पर हमला करता है तो हम उसे गिरफ्तार कर सकते हैं, ब्यूरोक्रेसी गिरफ्तार कर सकती है और इस बिल में ब्यूरोक्रेसी को काफी ताकत भी दी जा रही है ऑर्डिनेंस में। लेकिन ये CPIML वाले लोग भी इसका अपोज कर रहे हैं। कांग्रेस की भी नियत साफ नहीं है, वो नहीं चाहती कि ऑर्डिनेंस पास हो, क्योंकि ये जब भी चुनाव आता है अब ये जरूर वादे करेंगे कि हम आपके चुनाव के बाद ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो इंतखाबात जब होते हैं, जब इलेक्शंस होते हैं तो बहुत सारी बातें हो जाती हैं, उसके बाद फिर बातों को बुला दिया जाता है। कोई बोलेगा? जो हमारी रूलिंग पार्टी कांग्रेस है उसकी नीयत माइनॉरिटी के प्रति बिल्कुल साफ नहीं है। जब इलेक्शन आता है तो माइनॉरिटी दिखाई देती है, उसके बाद जब 5 साल ये सरकार में रहते हैं तो कहीं इनको माइनॉरिटी दिखाई नहीं देती है। अगर इनकी नीयत साफ हो जाए, ये जिस तरह से सरदार पटेल ने एक हौसला दिखाया था कि RSS पर बैंड किया था, तो जो कम्युनल नर्सरी है जहां से कम्युनलिज्म पैदा होता है, कम्युनल फोर्स पैदा होती है, उसको रोकने की ताकत क्यों नहीं केंद्र सरकार दिखाती है? अगर ये जरा भी इनको माइनॉरिटी से हमदर्दी है, सिर्फ ये इनका वोट लेना चाहते हैं, चाहे उसको मोदी का हुआ दिखा करके, बीजेपी का डर दिखा करके, किसी भी कम्युनल फोर्स को दिखा करके, सिर्फ इसको वोट बैंक के अलावा कुछ नहीं समझते हैं। इनकी नीयत बिल्कुल साफ नहीं है, इसीलिए कम्युनल बिल को भी नहीं लाएंगे। कि हमारे देश की जनता जो है वो नीयत बिल्कुल साफ कब तक डरती रहेगी या कब तक जो है उसको डराया जाता रहेगा, और क्या उसके अंदर खुद इतनी अकल नहीं है? कम्युनल वायलेंस बिल अब 2013 में रखा जा रहा है, ये 2005 से चल रहा है। इसका अभी क्यों रखा जा रहा है? क्योंकि इलेक्शन आने वाला है। ठीक है, ये रखा जा रहा है, ये पास भी होना चाहिए ताकि स्पीडी इन्वेस्टिगेशन हो। जिन लोगों ने दंगे कराए हैं उन लोगों को पनिशमेंट मिलनी चाहिए ताकि उन लोगों में डर बैठे। अगर ये बिल पास होगा उन लोगों में डर बैठेगा इस चीज का, विक्टिम्स और उनको विटनेस को राहत मिलेगी इस चीज से। इस बिल का पास होना बहुत जरूरी है। लोगों को अपने राइट्स कैसे पता चलेंगे कि हम लोग किस राइट के तहत वहां पे जाएं, कानून कि उनको अपने कानून कैसे पता चलेगा? नहीं पता चल पाएगा, ये बिल पास नहीं होगा। लोग कैसे अपना केस लेकर जाएंगे? मेरा क्वेश्चन मीम अफजल साहब से है। सर, आपको नहीं लगता कि स्टेट में अखिलेश सरकार और सेंट्रल में आपकी सरकार बिल्कुल फेल हो गई है? क्योंकि आप लोग ये दावे करते हो कि हम पूरा देश चला सकते हैं, उधर अखिलेश ये दावा करते हैं कि हम पूरी यूपी। जब आप लोग एक छोटा सा मुजफ्फरनगर स्टेट आप लोग नहीं संभाल सकते तो आप लोग देश कैसे संभालोगे? लैपटॉप बांटने से देश नहीं चलता। मैं आपका जवाब दूं? जी, बस आ रहे हैं सर, आपके पास आ रहे हैं। एक दो और जो भी कहना चाहें। 2-3 और सवाल वो कुछ कह रहे हैं सभी बच्चे। कम्युनल वायलेंस जो है हम सभी चाहते हैं ना हो,
हम भी नहीं चाहते, हुकूमत भी नहीं चाहती, तो फिर बिल पास करने में प्रॉब्लम क्या है? बिल पास होना चाहिए। जी, ये सब पार्टीज बोल रही हैं कि दैट बिल में कुछ ना कुछ कमियां हैं, और जब ये बिल पास कराने की बात आ रही है तो सीधी सीधी बात बोली जा रही है कि सबसे पहले मानसिकता बदलिए। मानसिकता जब तक नहीं बदलेगी तब तक ये बिल को लाने से भी कोई फायदा नहीं होगा। मानसिकता से मेरा एक सवाल है कि जब आप मानसिकता की बात कर रहे हैं तो पहले आप अपनी मानसिकता बनाइए बिल को पास कराने की। आप मानसिकता ही नहीं बना रहे हैं बिल पास करने की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अतुल साहब क्या कहेंगे? बिल आ जाए और माहौल ऐसा बन जाए